इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर सन 1950 में हुआ। वल्लभ भाई पटेल को झावेर भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता था, जो आगे चलकर सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय हो गए थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उन्हें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ यह भारतीय गणराज्य के संस्थापक के पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन भी किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान मंत्री के रूप में कार्य किया। गृह मंत्री का पद इन्होंने संभाला था। पटेल का जन्म नडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे झवेर भाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज यानी बंधु थे, भाई थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा का सत्याग्रह संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा के संघर्ष से शुरू हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीज़न उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित कर दिया। अंत में सरकार उनके सामने झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
बारडोली के किसानों के साथ यह सुंदर सी तस्वीर सन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। बारडोली में आज़ादी के बाद की कहानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान क्या था, आइए जानते हैं। आज़ादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थीं, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेष रह गया। देशी राज्यों का रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई ने कैसे किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर सन 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर सन 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त सन 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए।
अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां पर लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की एक सच्ची श्रद्धांजलि यही है। गांधी, नेहरू और पटेल जी का योगदान। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू व प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश और पाताल का अंतर था। यद्यपि दोनों ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित नेहरू से बहुत आगे थे तथा उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू प्रायः सोचते रहते थे, सरदार पटेल उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। पटेल ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी, परंतु उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी, मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। पंडित नेहरू को गांव की गंदगी तथा जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे तथा समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी बने। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई सन 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुंचे, वहां के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे, यहाँ के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने जाता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुँचे, वहाँ 250 रियासतें थीं। कुछ तो केवल 20 और 20 गांव की रियासतें थीं। सबका एकीकरण किया। एक शाम मुंबई पहुँचे, आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी राजसत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब पहुँचे, पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है। राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिला लिया गया तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। न कोई बम चला, न कोई क्रांति हुई जैसा कि डराया जा रहा था। जहाँ तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद क्षुब्ध थे, बेहद नाराज थे। निस्संदेह सरदार पटेल द्वारा यह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था,
रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। यद्यपि विदेश विभाग पंडित नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यही यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन तथा उसकी तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात है। नेहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि पटेल की बात मान गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। गृह मंत्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि सरदार पटेल कुछ वर्ष जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। सरदार पटेल जहां पाकिस्तान की छंद व चालाकीपूर्ण चालों से सतर्क थे, वहीं देश के विघटनकारी तत्वों से भी सावधान करते थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्टों की विभेदकारी तथा रूस के प्रति उनकी भक्ति से सजग थे। अनेक विद्वानों का कथन है कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे। लेखन कार्य एवं प्रकाशित पुस्तकें सरदार पटेल जी द्वारा। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखे पत्रों, टिप्पणियों एवं उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में वृहद साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूप आकारों में प्रकाशित होते जा रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 ईस्वी की समयावधि के इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गा दास के संपादन में अंग्रेजी में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों में प्रकाशन हुआ था। इस बृहद संकलन में से चुने हुए पत्र व्यवहारों का वी शंकर के संपादन में 2 खंडों में भी प्रकाशन हुआ, जिनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इन संकलनों में केवल सरदार पटेल के पत्र न होकर उन संदर्भों में उन लिखे गए अन्य व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित हैं। विभिन्न विषयों पर केंद्रित उनके विविध रूप लिखित साहित्य को संकलित कर अनेक पुस्तकें भी तैयार की गईं। उनके समग्र उपलब्ध साहित्य का विवरण इस प्रकार है, जो कि हिंदी में है। सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार सन 1945 से 50 2 खंडों में संपादक वी शंकर, प्रथम संस्करण 1976, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद। दूसरा सरदार श्री के विशिष्ट और अनोखे पत्र सन 1918 से 50 2 खंडों में है, संपादक गणेश
मौलंकर नादुर रकर प्रथम संस्करण 1981। वितरक नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद। भारत विभाजन तीसरी है जो प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। चौथी गांधी नेहरू और सुभाष। पांचवा आर्थिक एवं विदेश नीति। छठा मुसलमान और शरणार्थी। सातवां कश्मीर और हैदराबाद। अंग्रेजी में सरदार पटेल्स करस्पॉन्डेंस सन 1945 से 50 इन 10 वॉल्यूम्स एडिटेड बाय दुर्गा दास नवजीवन पब्लिकेशंस हाउस अहमदाबाद। द कलेक्टेड दूसरा है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 15 वॉल्यूम्स एडिटेड बाय डॉक्टर पी.एन. चोपड़ा एंड प्रभा चोपड़ा, कोणार्क पब्लिशर्स के द्वारा, दिल्ली। पटेल का सम्मान। राष्ट्रीय स्मारक का मुख्य कक्ष का नज़ारा है। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई 240 मीटर है जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर सन 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लौह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अतः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है जो केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर सन 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।